नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HD विद्भूषण के YouTube चैनल पर। बाल विकास का ये पार्ट तीसरा है जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये हमारा 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर करेंगे, तो कर नहीं पाएंगे आप, गारंटी है। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एक बिल्कुल अलग टाइप के लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको डेली का करंट अफेयर्स और शिक्षक रिलेटेड संबंधी न्यूज अपडेट देते रहते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मूल्यांकन का त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? तो इस शिक्षण अनुभव आपका मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में ऑप्शन सी, ये कथन आपका सही नहीं है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसमें नहीं लिख दिया गया है, इसलिए आपका ये कथन आपका सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RTI एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो RTI 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करना है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 45 घंटे। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू कर दिया। इस कानून में एक शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य निश्चित किए गए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NCF 2005 बल देता है। तो NCF 2005 बल आपका देता है करके सीखने पर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने हैं तो प्रोफेसर एसपैल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति एवं राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। शिक्षा बिना बोझ के आधार पर बाल शिक्षा को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की रूपरेखा तैयार की गई। तो NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र ये आपका स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी राइट आंसर हैं। बालक के शारीरिक परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका प्रयोग तो सही है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रास ने कहा था। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो रास ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु पर होने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा आपका वंशानुक्रम का नियम नहीं है।
वंशानुक्रम वह होता है जो माता पिता से गुणों का हस्तांतरण संतान में होना ही वंशानुक्रम या आनुवंशिकी कहलाता है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये आपके वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। अभिप्रेरणा आपका वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। आठ से 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीन में से बताना है कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो आपके घूमने और बालकों में नई खोज करने की अवस्था को बताती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपका उत्तर बाल्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम अंतरण का थार्डनाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो अधिगम अंतरण का थार्डनाइक सिद्धांत अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थार्डनाइक सिद्धांत अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा आपका ए और बी ज्ञानात्मक जागृति और भावात्मक जागृति दोनों में वर्णित होती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिंतन मानसिक क्रिया है, खाली स्थान पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। तो पुरस्कार एवं रुचि ये आपके उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। प्रेरक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करते हैं। मैस्लो ने प्रेरक के 2 भागों में बांटा, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। तो आपकी अर्जित प्रेरक के 2 उदाहरण हैं पुरस्कार एवं रुचि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। समस्या, चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या जरूरी है। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने का बौद्धिक प्रक्रिया है। जब समस्या आएगी तो उसके समाधान हेतु चिंतन की प्रक्रिया आरंभ होगी। सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय टर्मन ने विकसित किया। बुद्धि लब्धि का सूत्र की बात करें तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद आपके बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, तो ये आपका उपयुक्त सभी में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्यक्तिगत भेद सभी में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्पीयरमैन ने द्विकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। तो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तीन में से आपको बताना है कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वस्थ वातावरण। ये आपका पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष और विशिष्ट पिछड़ापन, ये आपके सभी पिछड़ेपन के कारण हैं। और पिछड़ेपन का मतलब ये होता है कि कक्षा में कार्यों के औसत स्तर से पीछे रहना अथवा अध्ययन में औसत स्तर से पिछड़ा ही पिछड़ापन कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खाली स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनताग्रस्तता की श्रेणी में रखते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाली स्थान बच्चों में अपूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो बच्चों में अपूर्तमान प्रत्ययों की ग्रहण करने की योग्यता ऑप्शन आर ये रहा आपका नीचे। बच्चों में अपूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता प्रतिभाशाली में होती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता प्रतिभाशाली में होती है। हरमैन के अनुसार 140 व अधिक बुद्धिलब्धि गुणांक के व्यक्ति को प्रतिभाशाली कहा जाता है। तो हरमन के अनुसार 140 से अधिक बुद्धिलब्धि गुणांक वाले व्यक्ति को प्रतिभाशाली कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग रक्षात्मक यांत्रिकता अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव व्यक्ति का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है।
जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार की विधियां बताई गई हैं, जिसमें आपके प्रत्यक्ष विधि में बाधा का निवारण, अन्य उपायों की खोज और अप्रत्यक्ष विधि में शोधन, पृथक्करण, ये सभी विधियां आती हैं। तो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाली स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो डिस्लेक्सिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर है। तो मित्रों, आपके जितने भी ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम या स्टडी ग्रुप, तो आप उसमें सेशन को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन आपका अंग्रेजी शब्द इवैल्यूएशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना। मूल्यांकन विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोप्रेरित क्षेत्र को परखने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो वंचित की समस्या इनमें से कौन सी नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो आपकी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश आपका सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।